सूरजपुर के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। ये घर था गोविंद प्रसाद का, जो गरीब तो नहीं थे लेकिन अमीर भी नहीं थे। और इसी घर से शुरू होती है इन दो बहनों की कहानी। एक थी राधा, संस्कारों की मूरत, तो दूसरी थी कविता, घमंड की दुकान। शुरुआत में दोनों बहनें साथ साथ पली थीं, एक ही थाली में खाना, एक साथ सोना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, कविता की मन में एक अजीब सी जलन घर करने लगी। गांव में लोग राधा की तारीफ करते थे। राधा तो देवी जैसी है, एकदम माता सीता जैसी शांत और दयालु। हाँ, सही कहा। ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाए। ये बातें कविता के कानों में जहर बनकर उतरने लगी थीं। मैं सुंदर हूँ, तेज हूँ, फिर सब राधा की ही तारीफ क्यों करते हैं? उसके पास तो ना शक्ल है ना अकल, उसके बावजूद सब उसी को मक्खन लगाते फिरते हैं। राधा को ये सब पता था, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उसे लगता था कविता मेरी छोटी बहन है, समय के साथ समझ जाएगी। एक दिन गोविंद प्रसाद ने दोनों को पास बुलाया। बेटा, अब तुम दोनों की शादी का समय आ गया है। राधा ने सिर झुका लिया, जबकि कविता की आंखों में चमक आ गई। पहले राधा के लिए श्याम का रिश्ता आया। श्याम गरीब था और खेत में काम करता था, लेकिन दिल से साफ और नेक दिल था। कविता ने जब ये सुना तो वो हंस पड़ी। वाह, बड़ी बहन को तो खेतीहर किसान मिल गया, अब तो जिंदगी मजे में कटेगी। वैसे भी इसे तो बंधुआ मजदूरी करना अच्छा लगता है। कविता की बात पर राधा ने कुछ नहीं कहा, जबकि गोविंद जी ने कहा, हाँ, वो गरीब है, लेकिन मेहनती और ईमानदार है, और साथ ही नेक दिल भी। राधा उसके साथ बहुत खुश रहेगी। जी बाबूजी, जैसा आप ठीक समझे। वहीं दूसरी तरफ कविता के लिए विकास का रिश्ता आया, जो एक जाना माना व्यापारी था। पक्का मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। ये सुनते ही कविता का घमंड आसमान छूने लगा। देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किस लायक है। गोविंद ने कविता को जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उसकी रग-रग से वाकिफ थे। खैर, शादी तय हो गई और जल्द ही दोनों बहनों की शादी भी हो गई। राधा शादी करके श्याम के साथ उसके घर आ गई। श्याम का घर छोटा था, छप्पर की छत, एक टूटी सी रसोई और कुछ कुछ बोरियों में रखा अनाज। राधा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए श्याम, बस आपका साथ काफी है मेरे लिए। उधर जब कविता अपने ससुराल पहुंची तो आलीशान घर और चमचमाती गाड़ियां। वाह, इतनी दौलत शोहरत, सब मेरा। अब तो मेरे ऐश ही ऐश है। अब तो राधा मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। इस तरह दौलत शोहरत के गुरूर ने कविता का घमंड दुगना कर दिया था। ओए कमला, इधर आ, ये मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया? लेकिन मैंने तो सुबह ही साफ किया था छोटी मालकिन। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नौकर हो, नौकर बनकर रहो। जाओ, जल्दी से यहाँ पोछा लगाओ। और हाँ, किसी नौकर को मेरे लिए नारियल पानी लाने को बोलो। जी छोटी मालकिन, मैं अभी कर देती हूँ। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और तीज का त्योहार आ गया और दोनों बहनें मायके पहुंची। राधा ने साधारण साड़ी पहनी थी तो कविता ने रेशमी लहंगा पहना हुआ था। उसके हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां और एक बड़ा सा ब्रांडेड बैग लटका हुआ था। गांव की कुछ औरतें तीज का टोटका करने आई हुई थीं। तभी कविता ने अपनी बहन का मजाक बनाते हुए कहा, और बताओ राधा, कैसा चल रहा है सब? श्याम जी जो खाना भी देते हैं कि नहीं? मैं तो भूल ही गई, खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, तुझे कहाँ से खिलाएंगे? कविता की कड़वी बातें सुनकर राधा का दिल टूट गया, लेकिन अपनी बहन को नीचा दिखाकर कविता को बड़ा मजा आया। दिन ढलने पर दोनों बहनें अपने अपने घर लौट गईं। दिन गुजरने लगे। राधा की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, पति श्याम के साथ खेत जाना और दिन भर कड़ी मेहनत करना। शाम होते होते राधा थककर चूर हो जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। सुनो राधा, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हें वो आराम की जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसके बारे में तुमने सोचा होगा? अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला और मुझे क्या चाहिए?
हम दोनों साथ हैं तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा चलो, आज का खाना मैं बनाता हूँ, तुम बैठकर आराम करो। अरे नहीं नहीं, मैं बना दूंगी। आप कैसे बनाएंगे? क्यों? मैं क्यों नहीं बना सकता? आज मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाऊंगा। तुम बस बैठो और आराम करो। इस तरह श्याम ने चूल्हा जलाया, खाना बनाया और उसके बाद अपने हाथों से राधा को खाना भी खिलाया। एक तरफ जहां श्याम अपनी पत्नी राधा से बहुत प्यार करता था, तो वहीं दूसरी तरफ कविता को पूरा ऐशो आराम मिल रहा था। लेकिन एक चीज की कमी उसे खलने लगी थी, और वो था पति का प्यार और इज्जत। एक रोज जब कविता नहाकर बाहर आई तो सिर पर पल्लू रखना भूल गई। तभी उसकी सास शारदा ने उसे देख लिया। अरे मोही, मायके से कुछ सीखा नहीं क्या? घर में बहू कैसे रहती हैं, उसके तौर ठिकाने पता है कि नहीं? अरे तू अब छोरी नहीं रही, इस घर की बहू बन चुकी है। कम से कम इसकी मर्यादा का ख्याल तो रख। माफ कीजिए मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे क्या खाक ध्यान रखेगी? पता नहीं उन्होंने क्या देखकर तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की से मेरे फूल से बच्चे की शादी कर दी। गरीब गवार कहीं की। अपनी सास की बात सुनकर कविता का दिल टूट गया। उसने जो ऐशो आराम सोचा था वो तो उसे मिला था, लेकिन उसके बदले में उसके हक का प्यार और इज्जत उससे छिन गई थी। शुरुआत में कविता की जिंदगी किसी रानी से कम नहीं थी। रेशमी साड़ियाँ, गहने, कपड़े, नौकर चाकर। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पति के प्यार बिना ये सब चीज़ें अधूरी हैं। विकास दिन भर दुकान में रहता, शाम को घर आता थका हुआ और सीधे ही खाना खाकर सो जाता। इससे परेशान होकर एक दिन कविता ने कहा, तुम मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते? विकास ने कविता की बात सुनकर बड़े ही सख्त लहजे में जवाब दिया, औरत हो औरत बनकर रहो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। तुम्हें सारा ऐशो आराम मिल रहा है, यही बहुत है। कविता, जिसे अपने हुस्न पर गुरूर था, वो विकास की बात सुनकर चकनाचूर हो गई। खैर, कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन खबर आई कि विकास का एक बड़ा सौदा डूब गया है। कारोबार में बड़ा भारी नुकसान हो गया था। माँ, दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जो बड़ा ऑर्डर आया हुआ था वो अचानक से क्लाइंट ने मना कर दिया। उस पर हमने कर्ज लेकर भारी इन्वेस्टमेंट कर दी थी। अब हम बुरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं। बेटा तू चिंता मत कर, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और विकास की दुकान पर कर्ज बढ़ने लगा। लोगों ने उधार समय पर वापस नहीं किया। विकास का बहुत पैसा फंस गया और सास शारदा का लहजा भी कविता के लिए बदल गया। बहू, अब साथ श्रृंगार कम करो, हालात को समझो। इन गहने जेवरात को मुझे दे दो, जरूरत में काम आएंगे। इस तरह कविता ने अपने सारे गहने जेवरात उतारकर अपनी सास को दे दिए। जो कविता एक रानी की तरह रहती थी, इसके हालात अचानक से एक नौकरानी जैसे हो गए थे। उधर श्याम ने एक नया फैसला लिया। उसने कहा, राधा, अब हम सिर्फ फसल पर नहीं जी सकते, हमें कुछ और भी करना होगा। राधा ने भी श्याम की हिम्मत बढ़ाई। जी, जैसा आप सही समझे, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। तो फिर ठीक है राधा, मैं शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता हूँ। हम खेत में ताज़ा फल सब्जियां उगाकर वहां बेचा करेंगे। इससे हमें मंडी से 10 गुना मुनाफा होगा। बहुत अच्छा विचार है जी, मैं आपके साथ हूँ। हम बहुत मेहनत करेंगे। इस तरह दोनों ने मिलकर सब्जियां उगाना शुरू किया और श्याम उन्हें मंडी में बेचने की जगह शहर के बाजार में ले जाकर बेचने लगा। एक शाम जब श्याम सब्जियां बेचकर वापस घर आया, अरे सुनो राधा, बाहर तो आओ जरा। श्याम की आवाज सुनकर राधा घर से बाहर आई तो उसने देखा कि श्याम के हाथ में कुछ बैग लटके हुए थे। अजी, क्या हुआ? आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे राधा, खुशी की तो बात ही है। तुम्हें पता है, आज मैं 10,000 की सब्जियां बेच आया। अगर ऐसे ही रहा तो जल्द ही हम अमीर हो जाएंगे। अजी, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। अगर रोज ऐसे ही कमाई होने लगी तो हम हर महीने 3 लाख तक कमा लेंगे। हाँ राधा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद ही ये कभी मुमकिन हो पाता। अजी, ये भी कोई कहने की बात है। आपकी पत्नी हूँ और आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। अच्छा, ये सब छोड़िए, ये बताइए आपके हाथों में ये क्या है? पहले अंदर तो चलो, सब बताता हूँ।
इस तरह दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और शाम वो बैग राधा के हाथ में देते हुए कहता है, राधा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला उपहार है। जब राधा ने बैग खोलकर देखा तो उसमें 2 सुंदर सुंदर साड़ियां रखी हुई थीं। अजी, ये तो बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं। क्या मेरे लिए है? नहीं, पड़ोस वाली के लिए है। ये सुनकर राधा के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा झलक आया। ठीक है, फिर उसे ही जाकर दे दो, मुझसे बात मत करो। अरे मेरी फूलमती, मजाक कर रहा हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है। हमारी नजरें आपके अलावा किसी को देख सकती हैं क्या? ये सुनकर राधा मुस्कुरा देती है। इस तरह शाम की धीरे धीरे अच्छी कमाई होने लगी। राधा ने पैसों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। उसने एक एक रुपया बचाया। गरीबी अभी भी थी, लेकिन किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि अब उनकी कमाई उनकी दैनिक जरूरतों से काफी ज्यादा होने लगी थी। कुछ दिन बाद जब दोनों बहनों की माँ की बरसी थी, तो दोनों बहनें अपने पिता के घर आईं। इस बार दोनों ने ही सादा सी साड़ियाँ पहनी हुई थीं। अरे बेटा, कैसी हो तुम दोनों? मैं एकदम ठीक हूँ बाबा, मुझे क्या होगा, लेकिन राधा का पता नहीं। सारे दिन मजदूरी करके तो इसका बुरा हाल हो जाता होगा। नहीं नहीं छोटी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। श्याम ने नया बिजनेस शुरू किया है और भगवान की दया से सब बहुत अच्छा चल रहा है। जल्दी हम नया घर भी लेने वाले हैं। ये सुनकर कविता की जलन और भी बढ़ गई। खैर, कुछ ही दिन बाद विकास की आर्थिक हालत और बिगड़ गई। घर के गहने जेवरात बिकने लगे, नौकर हटा दिए गए। सास का गुस्सा कविता पर टूटने लगा। वो दिन रात कविता को ताने मारने लगी। अरे कलमोही, तेरे मायके से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेती? अपने बाप से बोल कि अपने दामाद की थोड़ी मदद कर दे, ताकि तेरे पति की परेशानी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन माँ जी, मेरे बाबा तो एक साधारण से किसान है, उनके पास कोई धन दौलत नहीं है, और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उन्होंने हमारी शादी में लगा दिए। वो कहाँ से हमारी मदद कर पाएंगे? हमने तुझसे विकास की शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर किसी अच्छे खानदान में की होती तो आज कम से कम वो विकास की मदद तो करते। ये सुनकर कविता को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे महसूस हुआ कि जिस दौलत शोहरत को देखकर उसे घमंड हो रहा था, वो उसे सिर्फ एक कुत्ते की हैसियत से मिल रहा था। दोनों बहनों की जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। एक तरफ जहां राधा की जिंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कविता की जिंदगी धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ती जा रही थी। एक रात जोरों से बारिश हो रही थी। कविता रसोई के एक कोने में बैठी थी। रो रो कर आंखें सूजी हुई थी। पीछे से सास की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अरे करमजली, तू डूब क्यों नहीं मरती? मेरे बेटे का सुकून खा गई तू। हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया तूने। न मायके से पैसा लाई, न किस्मत लाई। कुलक्षणी है तू। ये सब सुनकर भी विकास चुप था। उसकी चुप्पी कविता के लिए सबसे बड़ा तमाचा थी। कविता को लगा जैसे कि उसका पूरा अस्तित्व ही मिट्टी में मिल रहा हो। अगली सुबह विकास की दुकान पूरी तरह बंद हो गई। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। घर पर भी बिकने की नौबत आ गई थी। सास ने बेरुखी आवाज में कहा, तू अपने मायके चली जा, यहाँ अब तेरा कोई काम नहीं है। हमारे पास तुझे पड़े पड़े खिलाने के पैसे नहीं हैं। कविता का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वो बिना कुछ बोले एक छोटी सी गठरी लेकर रोते हुए मायके की तरफ निकल पड़ी। जब कविता अपने मायके पहुंची तो गोविंद प्रसाद उसे देखकर चौंक गए। बेटा कविता, क्या हुआ? तू अकेली क्यों है? और तेरी आंखों में आंसू? क्या हुआ मेरी बच्ची? अपने पिता की आवाज सुनते ही कविता फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी, मैं हार गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उनके लिए मैं एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैं बेघर हो गई बाबा, मैं कहीं की नहीं रही। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत। तेरा बाप अभी जिंदा है। चल अंदर चल। गोविंद कविता को घर के अंदर ले गए, लेकिन कविता लगातार रो रही थी। इसलिए गोविंद ने अपनी बड़ी बेटी राधा को फोन किया। हेलो बेटी राधा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं लग रही। बताइए, क्या हुआ? बेटी राधा, वो कविता को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। इस तरह गोविंद प्रसाद ने पूरी बात बता दी। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं घर आती हूँ। जब राधा अपने मायके आई तो लगभग रात ढल चुकी थी। वो सीधा कविता के कमरे में गई। कविता दीवार का सहारा लेकर रो रही थी। ओह, तो अब हमारी ताड़का इतनी कमजोर हो गई कि हार मानकर रोने लगी। ये सुनकर कविता ने राधा की तरफ देखा।
उसकी आंखों में लाचारी और पश्चाताप दोनों झलक रहा था। अचानक कविता उठी और राधा के पैरों में गिर पड़ी। बहन, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। शायद भगवान ने मुझे इसी की सज़ा दी है। कविता का ये रूप देखकर राधा सन्न रह गई। मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, और आज मैं खुद खाली हाथ हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मेरे कर्मों का फल है जो मैं भुगत रही हूँ। राधा ने ढांढस बंधाते हुए कविता को उठाया। रो मत बहन, बहनें तो आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हैं या नफरत करते हैं। चल, अब रोना बंद कर। नहीं बहन, मुझे समझ आ गया है, पैसा नहीं इंसान बड़ा होता है। ये सुनकर राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कविता को गले से लगा लिया। अरे पागल, बहनें माफ़ी नहीं मांगती, एक दूसरे को संभालती हैं। चल अब रोना बंद कर, वरना मार खाएगी बड़ी बहन से। इस तरह रात गुजर गई। अगले दिन राधा ने श्याम से बात की। श्याम, मैं चाहती हूँ कि कविता हमारे साथ काम करे। इससे वो ये सब भूल पाएगी और जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। श्याम ने बिना सवाल पूछे कहा, ठीक है राधा, जैसा तुम चाहो। कविता तुम्हारी बहन है, इसका मतलब वो मेरी भी बहन है। कविता श्याम और राधा के साथ मेहनत करने लगी। सुबह जल्दी उठना, खेत जाना, खेत में पानी देना, सब्जियां तोड़ना, निराई गुड़ाई करना और शाम के साथ शहर जाकर दुकान पर सब्जियां बेचना। कविता के हाथ छिल गए, कमर दुख गई और एक दिन कविता ने रोते हुए कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती राधा, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारी जितनी मजबूत नहीं हूँ। कविता की बात सुनकर राधा ने शांत स्वर में कहा, हिम्मत मत हार कविता, मैंने भी सीखा था, तू भी सीख जाएगी और एक दिन कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। कविता ने श्याम और राधा के साथ काम करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और खुद का एक रेस्टोरेंट खोलने का निश्चय किया। श्याम और राधा ने कविता का साथ दिया और जल्द ही कविता और राधा ने मिलकर पार्टनरशिप में शहर के बीचों बीच एक रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा और जल्द ही कविता और राधा का नाम स्टार्टअप आइकन गर्ल्स के रूप में मशहूर हो गया। एक दिन विकास गोविंद के घर आया। नमस्ते पिताजी, कविता कहाँ है? अब तुझे कविता से क्या काम है? उसे दिया दुख काफी नहीं था क्या, जो तू फिर से चला आया जले पर नमक छिड़कने? ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझसे भारी गलती हो गई। मैं कविता को वापस अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं इतनी परेशानियों के बीच क्या सही है और क्या गलत समझ ही नहीं पाया। बेटा, जो इंसान सही गलत ना समझ पाया इसलिए मेरी बेटी को छोड़ दिया, तो उस इंसान के साथ मैं अपनी बेटी को दोबारा कैसे भेज दूं? वो मेरी बेटी को इंसान नहीं कोई सामान समझता हो। ऐसा मत बोलिए पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। विकास बोल ही रहा था कि तभी पीछे से राधा और कविता भी वहां आ गईं। विकास, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कविता को अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूँ। इतना सब करके तुम्हारा मन नहीं भरा कि तुम वापस आ गए? राधा, तुम बीच में मत बोलो। मैं कविता से बात कर रहा हूँ, तुम हमारे बीच मत आओ। विकास की बात सुनकर कविता ने तीखे अंदाज में कहा, मिस्टर विकास, तमीज में रहकर बात कीजिए। आप मेरी बहन से बात कर रहे हैं। और मुझे ये बताइए, आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई? क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा अफसोस अच्छे से जानती हूँ। आज मेरे पास दौलत शोहरत आ गई तो तुम्हें मेरी याद आ गई। तुम सिर्फ लालची इंसान हो विकास, बिन पेंदे के लोटे की तरह, जो आज यहाँ तो कल वहाँ। अपनी हद में रहो कविता, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। आप जैसे लोगों की तो कोई इज्जत नहीं होती। आप चले जाइए यहाँ से, वरना हमें धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। मैं तुम सबको देख लूंगा। हाँ, देख लेना, आप जाए यहाँ से। इस तरह विकास आग बबूला होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद दोनों बहनों ने बहुत तरक्की की और राधा और श्याम ने मिलकर कविता के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा और कविता की शादी अर्जुन से करवा दी। और इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगीं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।